ये हमारा वन शॉट रिवीजन वीडियो रहेगा जिसमें हम लोग तीनों पार्ट को एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। लास्ट मिनट रिवीजन पॉइंट यहाँ पे क्या है, इसमें हर क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं, वो यहाँ पे डिस्कस कर। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल इन द डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट होता है क्या है कि आप एक एक्सपेरिमेंट को एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो प्लानिंग से लेकर के उसको कंडक्ट करना, फिर उसके बाद उसका रिजल्ट को भी इवेल्युएट करना, ये एक्सपेरिमेंट होता है। तो उस एक्सपेरिमेंट के टाइम पे हम लोग क्या क्या प्रिंसिपल का ध्यान रखते हैं, वो यहाँ पे पूछ रहा है। तो तीन मेन बेसिक प्रिंसिपल होता है, एक होता है रेप्लिकेशन, दूसरा रैंडमाइजेशन और तीसरा लोकल कंट्रोल। सेकंड क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसे बोलते हैं जो हमारा इनपुट फैक्टर रहता है एक्सपेरिमेंट में, जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं और कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग हम लोग वहाँ पे एक्सपेरिमेंट में कर सकते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल रहता है जो हमारा फाइनल आउटपुट है, जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये हमारा एक्सपेरिमेंट का जो फाइनल ऑब्जर्व वैल्यू है, उसे उसको बोलते हैं। एक एग्जांपल जैसे कि जो सनलाइट है, वो हमारा प्लांट का ग्रोथ में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, तो ये सनलाइट हमारा हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो उसके वजह से जो प्लांट में ग्रोथ आएगा वो हो जाएगा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द यूजेस ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो एनोवा का मतलब होता है कंपेयरिंग द मीन्स ऑफ थ्री एंड मोर ग्रुप। तीन से ज़्यादा ग्रुप का हम लोग मीन एक साथ कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे कंपेयर करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कौन सा फैक्टर हमारे आउटपुट पे को अफेक्ट कर रहा है, और साथ ही साथ ये भी हमें पता चलता है कि जो तीनों ग्रुप बना है वो सच में क्या डिफरेंट है एक दूसरे से, और कितने का डिफरेंस है। वो सब चीज़ यहाँ पे हम लोग देखते हैं। जैसे तीन टीचिंग मेथड्स था हमारा, ग्रुप ए ग्रुप बी स्टूडेंट्स के लिए। अब उसके बाद पढ़ाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट आई मीन एग्ज़ाम करवाएंगे, फिर एग्ज़ाम के बाद देखेंगे कि तीनों का मार्क्स कितना आया है, और जो मार्क्स आया है क्या सच में वो टीचिंग मेथड के थ्रू से आया था या कुछ अलग वेरिएशन था, वो वहाँ पे हम लोग कंपेयर करते हैं। फिर व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कंपैरेटिव एक्सपेरिमेंट। तो कंपैरेटिव एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कि अब एक बार में 3-4 एक्सपेरिमेंट या 2-3 एक्सपेरिमेंट के बीच में कंपैरिजन कर रहे हो कि कौन सा एक्सपेरिमेंट हमारा बढ़िया से काम करेगा। तो बढ़िया से काम करेगा कैसे पता चलेगा, कि तीनों एक्सपेरिमेंट को आप परफॉर्म कर लो, और कौन सा एक्सपेरिमेंट आपको बेटर रिजल्ट दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग लेके चलेंगे फर्दर। वो हो गया हमारा कंपैरेटिव एक्सपेरिमेंट। जैसे कि दो मेडिसिन के बारे में टेस्ट कर रहे हैं हम लोग, मेडिसिन एक्स और मेडिसिन वाई। वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कौन सा मेडिसिन जल्दी से रिकवर कर दे रहा है पेशेंट, तो वहाँ पे हमारा कंपैरेटिव एक्सपेरिमेंट होता है। एक्सपेरिमेंटल एरर, जो एरर हमारा आई मीन ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू के बीच का डिफरेंस रहता है, उसी को ही हम लोग एक्सपेरिमेंटल एरर बोलते हैं। क्योंकि जब हम लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो चांसेस का ये होता है कि एरर होता है हमारे पास, कुछ ना कुछ डिफरेंस आ ही जाता है, कि हमें पहले से पता है कि ये आउटपुट आना चाहिए था, एक डिजायर्ड आउटपुट, लेकिन हमारा कुछ अलग आउटपुट आता है। तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहता है, उसी को हम लोग एक्सपेरिमेंटल एरर बोलते हैं। व्हाट इज एक्सपेरिमेंटेशन इन साइंटिफिक रिसर्च। कि एक्सपेरिमेंटेशन क्या होता है साइंटिफिक रिसर्च में। जब हम लोग साइंटिफिक रिसर्च करते हैं तब हम लोग क्या होता है कि एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट ले लेते हैं, उसके अराउंड हम लोग काफ़ी ज़्यादा केस स्टडी करते हैं कि क्या कैसे ये चीज़ है, और उसको प्रूफ करने के लिए हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटेशन वहाँ पे क्या होता है कि कोई भी एक कंट्रोल टेस्ट आप परफॉर्म कर रहे हो, और वहाँ पे आप ये पता कर रहे हो कि उसमें कौन सा फैक्टर उसको अफेक्ट कर रहा है उसका रिस्पॉन्स लाने में। तो ये हमारा होता है एक्सपेरिमेंटेशन का काम। अब है व्हाट इज डिफाइन कंट्रोल एक्सपेरिमेंट विथ एन एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 7, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट क्या हो गया, एक्सपेरिमेंट में जहाँ पे आप जैसे बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स है उसको एग्जीक्यूट आई मीन उस एक्सपेरिमेंट के दौरान, तो वहाँ पे क्या होता है कि आप एक फैक्टर को चेंज कर रहे हो, बाकी जितना फैक्टर है आप उसको सेम रख रहे हो। इसी तरह जितना भी फैक्टर है उसके लिए आप सेम तरीके से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो। अब इस तरह से करने से क्या फायदा होता है ना, कि हमें अच्छे से पता चल पाता है कि किस फैक्टर पे हमारा कैसा आउटपुट आ रहा है, और कौन सा फैक्टर हमारा एक्सपेरिमेंट को अफेक्ट कर रहा है जो अच्छे तरीके से, तो वो हमें यहाँ पे पता चलता है। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट इसे ही बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग एक फैक्टर को एक बार में चेंज करते हैं, बाकी को कांस्टेंट रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ रैंडमाइजेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ रैंडमाइजेशन का मतलब होता है कि जो हमारा एक्सपेरिमेंटल यूनिट है, जिस पे हम लोग टेस्टिंग करना चाहते हैं, उसको एक्सपेरिमेंट में हम लोग रैंडमली प्रोवाइड करेंगे।
ये ऐसा पिक करके नहीं देंगे। अगर हमें हमारे क्लास में से 10 बच्चे का नाम देना है, तो हम लोग लड़का या लड़की का जो नाम है वो मिक्स करके 10 को हम लोग दे देंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़के में से 10 जो पीछे बैठ रहे हैं उनका नाम दे दिया, या कोई जो बीच में बैठ रहे हैं उनका नाम दे दिया, या जो सबसे आगे बैठ रहे हैं उनका। ऐसा नहीं, मिक्स करके जो आगे बैठ रहा है, जो बीच में बैठ रहा है, जो पीछे बैठ रहा है, तीनों जगह से मिला करके 10 बच्चा हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो ये यही होता है हमारा रैंडमाइजेशन। इससे ना हमें एक्सपेरिमेंट में कोई समझो तो एक बायसनेस नहीं रहता है, और ये हमें अच्छे से फाइनली आउटपुट प्रोवाइड करता है। कोई बायसनेस नहीं रहता फाइनल आउटपुट। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाई इज द रेप्लिकेशन इंपॉर्टेंट इन एक्सपेरिमेंटेशन। कि जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उस केस में जो रेप्लिकेशन है, मतलब कि डुप्लीकेट करने का क्या मतलब हुआ। रेप्लिकेशन मतलब कि आप सेम एक्सपेरिमेंट को सेम कंडीशन के अंदर परफॉर्म करना। क्योंकि देखो, अब एक बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो तो हो सकता है कुछ एरर आ जाए। इस कारण से हम लोग सेम एक्सपेरिमेंट को 2-4 बार और परफॉर्म कर लेते हैं, ताकि जो आउटपुट आ रहा है हम लोग फाइनली बोल सके कि हाँ, लोगों ने जो लास्ट में आउटपुट लाया है वो कंसिस्टेंट था, और यही कंडीशन के थ्रू से ये आया है। तो अपने होता ना, अपनी बात पे हम लोग अड़े रहते हैं कि हाँ, ये चीज़ सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग का मतलब एक मेथड है जिसमें हम लोग चेक करते हैं कि जो हम लोगों ने अभी अजम्पशन बनाया है एक पॉपुलेशन डेटा के लिए, वो सही है कि नहीं सही है। किसका हेल्प से? सैंपल डेटा के हेल्प से। कि मान के चलो हम लोग पूरा बीसीए डिपार्टमेंट के बारे में बताना चाहते हैं, उनका प्लेसमेंट कैसा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सारे बच्चे का प्लेसमेंट सिनेरियो नहीं देखेंगे, कुछ ही बच्चे का प्लेसमेंट सिनेरियो देखेंगे कि हाँ, उनका क्या पैकेज लगा है। तो हम लोग फिर फाइनली ओवरऑल बोल देंगे कि बीसीए का इतना मिनिमम पैकेज था और इतना हाईएस्ट पैकेज था। ये हमारा होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। कि आप पूरे पॉपुलेशन के बारे में नहीं बता सकते एक बार में, तो आप क्या करते हो कि सैंपल डेटा ले लेते हो और उसके हेल्प से आप पूरा सिनेरियो बताने का कोशिश करते हो। फिर है क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन पी वैल्यू। पी वैल्यू हमें बताता है कि जो हमारा रिजल्ट आया है वो कितना परसेंट अच्छे से आया है, कि उसमें कोई लक का फैक्टर नहीं था, बाई चांस नहीं आया है। तो जो हमारा पी वैल्यू रहता है, अगर वो छोटा रहा, मतलब कि जो हमारा रिजल्ट है वो सच में अच्छे से आया है, उसमें कोई लक फैक्टर नहीं था, और सच में कुछ चेंजेस हुआ है। और अगर पी वैल्यू ज़्यादा है, मतलब कि ये जो रिजल्ट आया है वो लक के थ्रू से ही आया है, आई मीन बाई लक। एक एग्जांपल देखो, जैसे कि हम एक मेडिसिन को चेक कर रहे थे कि वो पुराने मेडिसिन से कितना बढ़िया काम करता है। हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट के ड्यूरिंग में देखा कि जो पी वैल्यू आया है वो 0.02 है, मतलब कि 2% है। तो ओवरऑल हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा फाइनल अभी आउटपुट आया है उसमें 2% चांस है कि वो बाई लक आया है। तो हमारा 100% में से अगर 2% बाई लक आया है, तो 98% तो सही से था ना। तो हम लोग बोल देंगे कि जो हमारा नया मेडिसिन है वो अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है, ये चीज समझ गए। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज अ फैक्टोरियल डिजाइन। फैक्टोरियल डिजाइन में क्या होता है कि जितने हम लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, हमारे पास मल्टीपल फैक्टर्स रहते हैं, और साथ ही साथ उनका कुछ अलग वेरिएशन भी रहता है। जैसे कि हमारे पास फर्टिलाइजर है, तो फर्टिलाइजर भी एक तरह का नहीं होता है। सेम फर्टिलाइजर है तो उसका उसका भी वेरिएशन रहता है हमारे पास, कि फर्टिलाइजर ए, फर्टिलाइजर बी। ठीक है। और फिर पानी है, तो पानी का भी दो वेरिएशन, कि हम लोग जो एक्सपेरिमेंट है वहाँ पे पानी कम यूज करेंगे, ज़्यादा यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो, दो चार आपके पास दो फैक्टर हो गया, पानी और फर्टिलाइजर। और उन दोनों का अलग अलग अपना वेरिएशन हो गया, कि पानी हम कम ले सकते हैं, ज़्यादा ले सकते हैं, और फर्टिलाइजर भी हम दो वेरिएशन का ले सकते हैं, ए और बी। अब हम लोग क्या करेंगे, इन चार मतलब दो फैक्टर हो गया, और दो उनका दो दो जो लेवल है उनके बीच में जितना भी कॉम्बिनेशन बन सकता है, उनको मिला करके जितना भी एक्सपेरिमेंट पॉसिबल है सब परफॉर्म करो, और अपना फिर फाइनल आउटपुट प्रोवाइड करना। फिर डिफाइन ऑर्थोगोनल एरे। ऑर्थोगोनल एरे में क्या होता है कि आपके पास जितना कॉम्बिनेशन बन रहा था एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, जितना भी फैक्टर था, जितना भी लेवल था, उसको मिला करके जितना कॉम्बिनेशन बना सकते थे बना लिए। बट हम लोग उतना सारा, अगर हमारे पास जैसे देखो, दो फैक्टर है और दो, आई मीन दो, तीन फैक्टर है, ठीक है, और तीनों फैक्टर का दो दो वेरिएशन है, तो हमारे पास टोटल कॉम्बिनेशन बनता है 8। ठीक है, तो हम 8 एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे से 3 या 4 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, और उस पर बेस्ड हम लोग अपना फाइनल आउटपुट देंगे। ये हमारा ऑर्थोगोनल एरे का काम होता है, कि जितना एक्सपेरिमेंट है टोटल में उसको कम करो और अपना फाइनल आउटपुट प्रोवाइड करो। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिस्पॉन्स सरफेस मेथोडोलॉजी। तो रिस्पॉन्स सरफेस मेथोडोलॉजी क्या होता है, एक टेक्निक होता है जिसमें हम लोग जो हमारा फैक्टर्स है उसको इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि जो हमारा फाइनल आउटपुट है वो मैक्सिमम हो।
ठीक है, या मतलब मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, जिसके अकॉर्डिंग चाहते हैं उस तरीके से वो आए। जैसे कि हम लोग अपना चाहते हैं कि जो हमारा फैक्ट्री में है प्रोडक्ट वो अच्छे से बने, आई मीन अच्छा क्वालिटी का रहे, फिर उसमें मटेरियल कॉस्ट भी कम पड़े और फिनिशिंग क्वालिटी भी बढ़िया रहे। तो हमारा जो आरएसएम है ना, वो हमें कैलकुलेट करके बताएगा कि जो आपका प्रोडक्ट का स्ट्रेंथ इतना रखना है, तो जो हमारा मशीन का स्पीड है और जो क्वालिटी है वो इतना क्वांटिटी में यूज करो, तो मतलब प्रॉपर आपको दे देगा फैक्टर का सेटिंग कि हाँ ये सेटिंग रखो तो वो बेटर काम करेगा, जो फाइनल आउटपुट आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, व्हाट इज द एम ऑफ तगौची मेथड। तो तगौची मेथड में क्या होता है ना कि आप एक समझो एक्सपेरिमेंट है, उसको आप इस तरीके से परफॉर्म कर रहे हो कि हर टाइम और हर सिचुएशन में वो बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करे आपको, चाहे कुछ भी थोड़ा सा वेरिएशन भी अगर हो जाए फैक्टर्स में, तो उस पे वो डिपेंड ना करे, हर बार वो अच्छे से रिजल्ट प्रोवाइड करे। जैसे कि अभी हमारे पास केक बना रहे हैं, तो केक बना रहे हैं तो हो सकता है कि कभी चीनी थोड़ा ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, टेम्परेचर कभी ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए। तो हर बार क्या हो जाए कि मतलब जो भी फैक्टर है, वो चेंज हो रहा है, बट हमारा जो फाइनल आउटपुट है, वो हर बार सेम आना चाहिए कि अच्छा केक बने। ठीक है? तो इसका जो मेन एम है, वो क्या है कि रोबस्ट। रोबस्ट मतलब कि वो हर सिचुएशन में अच्छे से रहे और लेस वेरिएशन हो, और जो डिफेक्ट है वो कम हो हमेशा, एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस होते रहे। ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज नल हाइपोथेसिस इन एनएवो। तो नल हाइपोथेसिस का मतलब है कि जो हमारा ग्रुपिंग बना है उसमें कोई वेरिएशन नहीं है, कि हमारे पास जितने भी ग्रुप है उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं, सब सेम ग्रुप में है। जैसे कि हमारे पास फर्टिलाइजर था तीन, ए बी सी। अब हम लोगों ने प्लांट पे यूज किया, तो फाइनली देखा कि जो प्लांट का ग्रोथ था वो एवरेज था, कि सब में सेम ही था, कोई ऐसा चेंजेस हमें दिखा नहीं। तो ये होता है हमारा नल हाइपोथेसिस। 17 नंबर, विच स्टैटिस्टिकल टेस्ट कंपेयर टू मीन्स। तो इसमें हमारा फाइनली सिर्फ बोल सकते हो टी टेस्ट। ठीक है? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ फैक्टोरियल डिजाइन, अभी जस्ट ऊपर देखा हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 में। डिफाइन रिसोर्स, क्या रिस्पॉन्स सरफेस मेथडोलॉजी, ये भी अभी 14 नंबर में हम लोगों ने देखा। व्हाट डज एस एन रेशियो स्टैंड फॉर। एस एन रेशियो हमारा तगौची मेथड का ही समझो एक पार्ट था वो, जिसमें हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं कि जो हमारा परफॉर्मेंस है एक प्रोसेस का, वो कितना बढ़िया है जब हमारे पास वेरिएशन भी था, या आई मीन जो फैक्टर है उसमें चेंजेस भी हो रहे थे, तो वो चीज़ यहाँ पे कैलकुलेट होता है। इट हेल्प अस, एक डेफिनेशन सुन लो, कि इट हेल्प अस मेजर हाउ गुड द परफॉर्मेंस इज इवन व्हेन देयर इज अ नॉइज प्रेजेंट इन द फैक्टर। कि हमारे पास नॉइज प्रेजेंट था हमारे फैक्टर में, फिर भी हमारा कितना बढ़िया परफॉर्मेंस आया है, वही चीज़ ये एस एन रेशियो बताता है। ठीक है? अब पार्ट भी देखते हैं कि लिस्ट एंड एक्सप्लेन द मेन स्टेप्स इन द एक्सपेरिमेंटेशन प्रोसेस। इसका मेन स्टेप, कोई एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो उसका मेन स्टेप क्या है, वो यहाँ पे बताना था। कि सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम को, फिर सेकंड पॉइंट है हमारा सेलेक्ट द फैक्टर, कि वहाँ पे कौन सा फैक्टर काम करेगा और उनका क्या क्या लेवल्स रखना है हमें, वेरिएशन बेसिकली। और फाइनली हम लोग जो हमारा फाइनल आउटपुट होगा, वो उसमें हम लोग क्या चेक करके बताएंगे कि एक्सपेरिमेंट अच्छा गया कि नहीं, वो पहले से डिसाइड करो। थर्ड हो गया हमारा कि एक्सपेरिमेंटल डिजाइन सेलेक्ट करो कि किस बेसिस पे करना है। फिर कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट, फिर एक्सपेरिमेंट को उस डिजाइन के बेसिस पे परफॉर्म करो। फिर एनालाइज द डेटा, फिर डेटा को एनालाइज करेंगे कि क्या सिनेरियो हुआ, और लास्ट में कंक्लूजन पे आ जाएंगे कि हाँ एक्सपेरिमेंट का ये रिपोर्ट हमारा बना। तो एक बार सारा स्टेप को सुन लो। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, सेलेक्ट द फैक्टर लेवल्स एंड द रिस्पॉन्स थिंग, चूज द एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट, एनालाइज द डेटा, ड्रॉ कंक्लूजन एंड रिपोर्ट रिजल्ट्स। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन एक्सपेरिमेंटल एरर एंड डिस्कस इस टाइप। तो एक्सपेरिमेंटल एरर क्या होता है हमारा, कि एक्सपेरिमेंट के टाइम में जो हमारा अभी वैल्यू ऑब्जर्व किए हैं और जो हमारा ट्रू वैल्यू है उन दोनों का बीच का डिफरेंस। ठीक है? तो इसमें क्या हो, तीन तरह का एरर होता है। ठीक है? एक रैंडम एरर होता है, सिस्टमेटिक एरर होता है और ह्यूमन एरर। रैंडम एरर मतलब कि बाई चांस हो गया है, उसमें आपका हाथ नहीं है, बट थोड़ा सा आप, मतलब कि क्या हुआ कि कुछ वेरिएशन हो गया फैक्टर में, जिस कारण से ये एरर आ गया। तो ये इसमें जैसे कि स्लाइट चेंज इन टेम्परेचर, माइनर डिफरेंस इन ह्यूमन रिएक्शन टाइम, या आपने थोड़ा सा, आई मीन थोड़ा सा देर के लिए आपने रिएक्शन अच्छे से कैप्चर नहीं किया। ये जो रैंडम एरर है ना, कि ये आप इसको एक्सपेरिमेंट से कम्प्लीटली रिमूव नहीं कर सकते, बट इसको थोड़ा बेहतर बना सकते हो बाय रेप्लिकेटिंग द एक्सपेरिमेंट्स। मतलब कि सेम एक्सपेरिमेंट को 10 बार 15 बार कर लो, ताकि एक अच्छा रिजल्ट आ जाए, उसमें जो रैंडम एरर का चांसेस है वो कम हो जाए। फिर सिस्टमेटिक एरर मतलब कि वो मशीन के फॉल्ट के थ्रू हुआ है, या तो आप
जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे उसमें कुछ गलत प्रोसीजर फॉलो कर रहे थे। वो कुछ होना चाहिए था किसी और तरीके से, आपने कुछ गलत वे चुन लिया, जिस कारण से वो एरर आ रहा है। तो उसको तो सुधारा जा सकता है कि आप प्रॉपर चीज़ ले लो, प्रॉपर सिनेरियो या जो मशीन खराब है उसको रिप्लेस करो। ह्यूमन एरर है, ह्यूमन एरर मतलब कि जो ह्यूमन से मिस्टेक हो सकता है। हो सकता है कि जो इंस्ट्रूमेंट में वो डेटा पढ़ पढ़ रहा है वो गलत हो, या जो कैलकुलेशन के टाइम पे जो कैलकुलेटर में वैल्यू ऐड कर रहा है वो गलत ऐड कर रहा होगा। तो ये हो गया हमारा ह्यूमन एरर, इसको भी सुधारा जा सकता है कि थोड़ा प्रॉपर अच्छे से ध्यान देने दे देंगे तो। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब द कंसेप्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ एनोवा। तो एनोवा हमारा क्या होता है, ये एक स्टैटिस्टिक्स का मेथड है जिसमें हम लोग तीन या तीन से ज्यादा ग्रुप का मीन को हम लोग कंपेयर करते हैं कि वो किस तरीके से डिफरेंस है, और क्या जो डिफरेंस है वो सच में रिलायबल है कि हाँ उसमें हम लोग बोल सकते हैं ये प्रॉपर डिफरेंस था हमारा। तो वो चीज़ हमारा एनोवा में आता है। और एप्लीकेशंस ऑफ एनोवा मतलब कि ये एनोवा का यूज़ कहाँ कहाँ किया जा सकता है। इट इज़ यूज टू कंपेयर मल्टीपल ट्रीटमेंट, कि हम लोग मल्टीपल ट्रीटमेंट बोलो या एक्सपेरिमेंट बोलो, ये बार में हम लोग मल्टीपल एक्सपेरिमेंट को कंपेयर कर सकते हैं। एक एग्जांपल दे सकते हो कि एक बार में आप 3 या 4 मेडिसिन के बारे में कंपेयर कर सकते हो कि कौन बढ़िया है। एग्रीकल्चर में होता है, एग्रीकल्चर में कैसे कि एक क्रॉप है, मतलब कि एक बीज है, उस पे हम लोग 3-4 तरीके का फर्टिलाइजर एक बार में यूज करके देख रहे हैं कि किस फर्टिलाइजर पे बढ़िया प्रोडक्टिविटी हो रहा है। एजुकेशन है, एजुकेशन में हम लोग देख लेंगे कि कौन सा टीचिंग मेथड पे हमारा बेटर रिस्पॉन्स आ रहा है। मार्केटिंग और बिजनेस में देख लेंगे कि कौन सा डिस्काउंट रखने पे, कितना प्राइस रखने पे, या क्या स्ट्रेटेजी है एडवर्टाइजमेंट चलाने पे हमारा बेटर रिजल्ट आ रहा है। मेडिसिन हो गया तो हम लोग एक बार में 3-4 मेडिसिन के बारे में चेक कर रहे हैं कि वो कैसे काम कर रहा है। और ये हमारा सारा पॉइंट हो गया एप्लीकेशन, कि कंपेयरिंग मल्टीपल ट्रीटमेंट, क्वालिटी कंट्रोल एंड मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर हो गया, एजुकेशन हो गया, मार्केटिंग एंड बिजनेस, एंड मेडिसिन एंड हेल्थ केयर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव एक्सपेरिमेंट एंड क्वालिटेटिव एक्सपेरिमेंट। तो क्वांटिटेटिव एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि जो एक्सपेरिमेंट में आपको फाइनल आउटपुट जो चाहिए वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए होता है, तब हम लोग ये एक्सपेरिमेंट का यूज़ करते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट में हमें न्यूमेरिकल चाहिए, तो हम लोग चाहेंगे कि जो हमारा फैक्टर वैल्यू है, जो इनपुट उसको दे रहे हैं वो भी न्यूमेरिकल में हो। उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसे मशीन का यूज़ करते हैं जिसमें हम लोग नंबर मिले, जैसे टाइमर हो गया, वेइंग मशीन हो गया, या थर्मोमीटर हो गया। वो क्या है, इनपुट में नंबर देगा तो हम लोग फाइनली जो हमारा एक्सपेरिमेंट के बाद रिजल्ट भी आएगा वो भी एक नंबर ही रहेगा। और क्वालिटेटिव एक्सपेरिमेंट में हो गया कि डिस्क्रिप्शन पर बेस्ड हो गया, कि कोई हम परफॉर्म करना चाह रहे हैं एक्सपेरिमेंट को, तो वहाँ पे पहले से ही कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रहे हैं। मतलब होता है ना, यहाँ पे थियोरेटिकल बातें पे ज़्यादा रिलाई किया जाता है कि हाँ इसने ये ऐसा बताया है, कोई बड़ा रिसर्चर है तो उसने बोला ये चीज़ करने पे ये आउटकम आता है, तो वो चीज़ हम लोग मान लिए और उसके अकॉर्डिंग ये सिनेरियो बनता है। कि जब हम लोग जैसे फर्टिलाइजर वगैरह ये यूज़ कर रहे थे अपने प्लांट्स में, तो जो हम फाइनली हम लोग देखेंगे कि जो लीफ है, लीफ का जो टेक्स्ट आई मीन पत्ता है, प्लांट का जो लीफ है उनके पत्ते में डिफरेंस आ रहा है कि जो एक पत्ता है वो स्मूथ है, एक रफ है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग टेक्सचर हो गया, क्वालिटी हो गया, बिहेवियर हो गया, और कैरेक्टरिस्टिक्स पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, व्हाट इज टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। टाइप 1 एरर को हम लोग बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव। इसमें क्या होता है कि ये तब अकर करता है जब हम लोग रिजेक्ट व्हेन वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एंड व्हेन इट इज एक्चुअली ट्रू। कि जब हम लोगों ने नल हाइपोथेसिस को तब रिजेक्ट कर दिया जबकि वो सही था। एक एग्जांपल है कि हम लोगों ने मेडिसिन को टेस्ट किया और सच्चाई ये था कि वो मेडिसिन काम नहीं कर रहा है। ठीक है। बट हम लोगों ने डिसीजन क्या लिया कि वो हमारा मेडिसिन काम कर रहा है, तो ये होता है हमारा फॉल्स पॉजिटिव। कि फॉल्स पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं है बट हम लोगों ने उसको पॉजिटिव बना दिया, तो वो होता है फॉल्स पॉजिटिव। टाइप टू एरर होता है हमारा फॉल्स नेगेटिव, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, व्हेन वी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज एक्चुअली फॉल्स। कि नल हाइपोथेसिस सच में फॉल्स था लेकिन हम लोग उसको रिजेक्ट नहीं कर पाए। एक एग्जांपल है कि मेडिसिन को हम लोग टेस्ट, तो सच्चाई ये था कि वो मेडिसिन काम कर रहा था, बट हम लोगों ने उसको कंक्लूड कर दिया, तो या फाइनल आउटपुट दे दिया कि वो मेडिसिन काम नहीं कर रहा था। तो ये होता है हमारा फॉल्स नेगेटिव। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 न्यूमेरिकल है तो इसको छोड़ो, 6-7 सेम ही है। 8 में एक्सपेरिमेंटेशन का प्रोसेस तो ऊपर डिस्कस कर लिए। 9 नंबर, डिस्कस द इथिकल कंसिडरेशन इन कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट। इथिकल कंसिडरेशन क्या होता है कि हमारा
एक्सपेरिमेंट कैरी करने के टाइम पे जो हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशन पहले से ही फिक्स करते हैं ताकि हमारा एक्सपेरिमेंट अच्छे से परफॉर्म हो, इसी को हम लोग एथिकल कंसिडरेशन बोलते हैं। तो क्या क्या मेन प्रिंसिपल्स है इसका वो समझो। पहला है इन्फॉर्म कंसेंट, कि जितने भी पार्टिसिपेंट रहेंगे उन एक्सपेरिमेंट का सारा रूल्स एंड रेगुलेशन जो डिटेल्स है वो पहले ही बता दो। फिर प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म, कि उस एक्सपेरिमेंट के टाइम में क्या तकलीफ हो सकता है पार्टिसिपेंट को, वो पहले से उसको जानकारी दो। अगर तकलीफ भी होगा तो वो कैसे उसमें से कुछ हार्मफुल चीजें अगर होगी एक्सपेरिमेंट के टाइम में, तो वो उनसे कैसे बचेगा, या कुछ प्रोटेक्शन किट उसमें हम लोग पहले से ही प्रोवाइड करेंगे। प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी में होता है, जिसमें कि जो हमारे पास पार्टिसिपेंट आया उनका डेटा को हम लोग अच्छे से प्राइवेसी सिक्योर करके रखते हैं। तो जो अनऑथोराइज पर्सन है उसको वहां से वो नहीं ले सकते। और एक ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, कि जो हम लोग ठीक है पार्टिसिपेंट ने अपना फाइनल आउटपुट दे दिया, तो अब हम जो मेन रिसर्चर है जो रिजल्ट को एवेल्युएट करेगा, उसका काम ये है कि वो एक ईमानदारी के साथ वो सारा चीज को परफॉर्म करे। और कोई भी एक फाइनल समझो तो होता है ना कि किसी पे किसी के फेवर में जाकर के आउटपुट ना दे, वो चीज होना चाहिए। तो ये हमारा था इथिकल कंसिडरेशन जो हम लोग को एक्सपेरिमेंट के टाइम पे रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है कि व्हाट इज एनोवा। ठीक है, एनोवा के बारे में हम लोग पढ़ लिए। और इसमें स्टेटेड एजम्पशन, कि इसका एजम्पशन क्या था हमारा एनोवा परफॉर्म करने के टाइम पे, वो चीज़ है। तो हम लोग यहाँ पे ना एक एग्जांपल के थ्रू से बताते हैं। ये देखो, एनोवा था तो एनोवा के बारे में बिकॉज डूइंग मैनी, यहाँ पे क्या चेक करते हैं, आर ऑल द ग्रुप मीन द सेम, इज एटलीस्ट वन ग्रुप डिफरेंट। और एनोवा डज इट दिस बाय कंपेयरिंग कि वेरिएशन बिटवीन ग्रुप क्या है और वेरिएशन इनसाइड ग्रुप क्या है। तो ये चीज तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे मेन अजम्पशन पे बात करना था कि इंडिपेंडेंस, नॉर्मैलिटी और इक्वल वेरिएंस। इंडिपेंडेंस में क्या होता है कि ईच ऑब्जर्वेशन शुड बी सेपरेट। ये हम लोग अजम्पशन बना रहे थे स्टूडेंट के टीचिंग मेथड पे और मार्क्स वाले पे। तो वहाँ पे है कि वन स्टूडेंट मार्क्स शुड नॉट बी डिपेंड ऑन अनदर स्टूडेंट मार्क्स। एक स्टूडेंट का मार्क्स दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। नॉर्मेलिटी में क्या हो रहा है, इस ग्रुप डेटा शुड लुक लाइक रफली बेल शेप्ड। ये होता है ना कि प्रॉपर से स्प्रेडेड हो, ऐसा नहीं कि कोई स्टूडेंट का मार्क्स है वो 10 है, फिर 15, फिर किसी का 80, 90, 70। तो इस तरह का डेटा नहीं होना चाहिए। एक होता है 5-5 का डिफरेंस हो रहा है, तो उस तरीके से एक प्रॉपर बेल शेप में होना चाहिए कि अगर वेरिएशन हो रहा है तो अगर मार्क्स बढ़ते हुए जा रहा है तो अच्छे से प्रॉपर दिखे कि हाँ मार्क्स बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि किसी का कम, पूरा मार्क्स कम आया है, किसी का ज्यादा है। तो वो नॉर्मेलिटी होता है। और फिर इक्वल वेरिएंट में ऑल ग्रुप शुड हैव सिमिलर स्प्रेड इन डेटा। ठीक है, a score in one group should not vary a lot while another group is very tight। जैसे कि ग्रुप ए का मार्क्स 60 से 80 है और दूसरा ग्रुप का मार्क्स 10 से 90 के बीच में वेरी कर रहा है, तो यहाँ पे वेरिएंस अच्छे से नहीं है, तो हमारा जो फाइनल आउटपुट भी आएगा वो अच्छा नहीं रहेगा। तो ये हमारा मेन था इनोवा का assumption। फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 11, डिफरेंशिएट बिटवीन फुल फैक्टोरियल एंड फ्रैक्शनल डिजाइन विथ एग्जांपल। तो फुल फैक्टोरियल डिजाइन में हमारा क्या होता है कि हमारे पास मल्टीपल फैक्टर है और उसका मल्टीपल लेवल है। तो हम लोग क्या करेंगे, जितना भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकता है उन सबको पहले बना लेंगे और उन सारे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे और अपना आउटपुट देंगे। तो ये सारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने में क्या होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे बट क्या होगा कि हमें ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट होगा, बट हमारा जो फाइनल आउटपुट रहेगा वो मोस्ट एक्यूरेट रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने मल्टीपल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए हैं, तो जो रिजल्ट है वो अच्छा ही आएगा फाइनली। और फ्रैक्शनल डिजाइन में क्या होता है कि आपके पास ठीक है जितना कॉम्बिनेशन बन सकता था, मान के चलो 80 एक्सपेरिमेंट का कॉम्बिनेशन बना है, तो आप 80 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 या 15 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे 80 में से। अब वो 10-15 के बेसिस पे ही आप सारा अपना फाइनल आउटपुट बताओगे कि हाँ, अगर ये सारा सिनेरियो है तो हमारा ऐसा रिजल्ट आ सकता है। तो इसका फायदा क्या है कि आपको कम एक्सपेरिमेंट लग रहा है। कम एक्सपेरिमेंट लग रहा है तो आपका टाइम बच रहा है, कॉस्ट बच रहा है। और ये जो भी यूजफुल इंफॉर्मेशन चाहिए ये भी प्रोवाइड कर देता है। बट कुछ कुछ पॉइंट है कि जो होता है माइन्यूट सा चीज, वो यहाँ पे ये मिस कर देगा। तो ये होता है हमारा फ्रैक्शनल डिजाइन। अब है क्वेश्चन नंबर 12, डिस्क्राइब हाउ अ लीनियर एंड सेकेंड ऑर्डर मॉडल आर डेवलप्ड इन आरएस मेथोडोलॉजी। उसमें टेक्निक था, डिपेंड करता है कि किस तरह से वो रिस्पॉन्स को अफेक्ट कर रहा है। तो उसका यहाँ पे देख लो कि हाउ डिफरेंट फैक्टर अफेक्ट अ रिस्पॉन्स।
यहाँ पे दो मेन मॉडल है, लीनियर मॉडल और सेकंड ऑर्डर मॉडल। तो लीनियर मॉडल मतलब कि फर्स्ट ऑर्डर मॉडल का क्या काम है? एज्यूम्स द रिस्पॉन्स चेंजेस इन अ स्ट्रेट लाइन मैनर विथ ईच अदर, कि जो रिस्पॉन्स है वो एक दूसरे के साथ स्ट्रेट लाइन में चेंज हो रहा है। इफ द इंक्रीज टेम्परेचर बाय 1 यूनिट, द रिस्पॉन्स इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इन अ स्ट्रेट ट्रेंड, सेम फॉर्मेट में वो चल रहा है। तो ये कैसे डेवलप होता है कि पहले फैक्टर चूज करो, फिर चूज द टू लेवल फॉर ईच फैक्टर, कि आप उसका लेवल आप सेलेक्ट करो। कंडक्ट एक्सपेरिमेंट यूजिंग द टू फैक्टोरियल डिजाइन, कि हर यहाँ पे जैसे देखो एक्सपेरिमेंट यूजिंग फैक्टोरियल डिजाइन, यहाँ पे मल्टीपल डिजाइन का ऑप्शन रहता है, वो उसमें से सेलेक्ट कर लो अपने अकॉर्डिंग। फिर उस रिजल्ट को इस फॉर्मूला में बैठाने का कोशिश करो। ये इस तरीके से लीनियर मॉडल हमारा बनता है, मॉडल। फिर और ये कब काम करता है? जैसे कि इनिशियल स्टडी हम लोग एक्सपेरिमेंट का कर रहे हैं, और जो हमारा रिस्पॉन्स है हर बार सिंपल फॉर्मेट में आता है, कोई भी कर्व वगैरह नहीं है, तो हम लोग ये लीनियर मॉडल काम कर जाता है। क्वाड्रेटिक मॉडल में क्या होता है कि कुछ पिक वैल्यू आ जाता है, या वैल्यू हो गया, कि मतलब डेटा कम ज़्यादा हो रहा है, या कर्व है, तब हम लोग क्वाड्रेटिक मॉडल पे आते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको डेवलप करने के लिए पहले हमें लीनियर मॉडल बनाना पड़ता है। फिर उसके बाद इफ कर्वेचर इज डिटेक्टेड, कि अगर कर्वेचर आ रहा है, तब हम लोग सेकेंड ऑर्डर की तरफ मूव करते हैं। और यहाँ पे हम लोग के पास डिजाइन सिलेक्शन, ये सारा डिजाइन हमारे पास अवेलेबल रहता है, इसमें से सेलेक्ट करो। प्लीज ऐड सेंटर पॉइंट्स एंड एक्स्ट्रा पॉइंट टू डिटेक्ट कर्वेचर, फिर यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड किया जाता है हमारा एक्सपेरिमेंट में, ताकि एक्सपेरिमेंट अच्छे से परफॉर्म हो जाए। फिर ये इक्वेशन है, उस इसके रिगार्डिंग में हम लोग फिट करते हैं डेटा को। बस ये सारा चीज़ था, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हो। अब है 13 क्वेश्चन नंबर, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ रोबस्टनेस एंड एसएन रेशियो इन टॉगोसी डिजाइन। तो टॉगोसी डिजाइन हमारा क्या था कि हर जो हमारा प्रोसेस का रिजल्ट है, वो हर सिनेरियो में कंसिस्टेंट होना चाहिए, ये भी देखे थे। तो इसका जो दो मेन पॉइंट है, रोबस्टनेस और एसएन रेशियो, वो चीज पूछ रहे हैं। तो रोबस्टनेस का मतलब है कि हमारा प्रोसेस रोबस्ट है, मतलब कि वो हर बार कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहा है, जबकि वो हमारे जो नॉइज था या वेरिएशन था वो हो रहा था। तो ये चीज होता है रोबस्टनेस। अ प्रोसेस इज रोबस्ट इफ इट गिव्स गुड एंड कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इवन व्हेन देयर इज अ नॉइज। और ये रोबस्टनेस क्यों जरूरी है? क्योंकि देखो रियल लाइफ में हमारा जो कंडीशन है वो हर बार चेंज होते रहता है, ऐसा कुछ नहीं है कि परफेक्ट है। जैसे टेम्परेचर कभी चेंज हो गया, मटेरियल का क्वालिटी चेंज हो गया, तब भी मतलब कि हमें क्या होना चाहिए, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है वो हर बार अच्छे से बनना चाहिए। तो वो हमारा रोबस्टनेस कहलाता है। सिग्नल टू नॉइज रेशियो का मतलब, इट मेजर्स हाउ स्ट्रॉन्ग द डिजायर्ड रिजल्ट इज कंपेयर टू द अनवांटेड वेरिएशन। ये हमारे पास अनवांटेड वेरिएशन था, फिर भी हम लोगों ने अपना बेटर रिजल्ट कितना लाया, वो चीज़ हमारा ये कैलकुलेट करके देता है, ये रेशियो। तो इसका मेन काम क्या है कि इसके थ्रू से हमारा क्या होता है ना, कि परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। परफॉर्मेंस कैसे बढ़ता है कि आप देखो फाइनल आउटपुट आपको जैसा चाहिए था वैसा ले आए, जबकि आपके पास वेरिएशन भी अवेलेबल था, मतलब अच्छे से आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे एक्सपेरिमेंट को, फिर भी आप लोगों ने अच्छा एक फाइनल आउटपुट लेके आए। तो इसका काम ये है कि अपना जो भी प्रोसेस है उसको रोबस्ट बनाना, और एसएन रेशियो को मैक्सिमाइज करना। ठीक है। सेक्शन बी कंप्लीट। अब सेक्शन सी पे जाते हैं। डिस्कस द प्रोसीजर फॉर कंपेयरिंग टू मीन्स यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड विथ एग्जांपल। तो दो मीन के बीच में कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? सेक्शन ए में भी क्वेश्चन था इसका। यहाँ पे यूज होता है टी टेस्ट। ठीक है, तो इसका क्या प्रोसीजर है वो समझो। या स्टेट द ऑब्जेक्टिव, कि पहले से आप डिसाइड करो दो ग्रुप के बारे में चेक करना है, तो किस वैल्यू पे आप कंपेयर करोगे। ठीक है। जैसे कि दो स्टूडेंट है, दो अलग अलग तरीके से उसको पढ़ाए हैं, तो उनके किस बेसिस पे आप डिसाइड करोगे? उनके मार्क्स, एवरेज मार्क्स पे डिसाइड करोगे, तो वो पहले से ऑब्जेक्टिव आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस, कि अपना जो हाइपोथेसिस है वो बना लो। कि नल, यहाँ पे हाइपोथेसिस में दो चीज ही करते हैं, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस। कि पहला नल हाइपोथेसिस में मान लो कि द टू ग्रुप्स मीन्स आर इक्वल, कि दोनों ग्रुप का मीन सेम है। और नल अल्टरनेट हाइपोथेसिस में बोल दो कि द टू ग्रुप मीन्स आर नॉट इक्वल, वो मीन्स अलग अलग है। फिर क्या करो, उसके रिगार्डिंग में डेटा कलेक्ट करो। कलेक्ट द सैंपल डेटा, कि जो ग्रुप था, कि टेक सैंपल्स फ्रॉम बोथ ग्रुप्स। कि जो मार्क्स ऑफ स्टूडेंट टॉट विथ मेथड ए, कि हम लोग 10 स्टूडेंट का मार्क्स ले लेंगे जो मेथड ए से पढ़ा था, और 10 स्टूडेंट का मार्क्स ले लेंगे जो मेथड बी से पढ़ा था। फिर चूज द स्टैटिस्टिकल मेथड, कि कौन सा लेना है, तो इस केस में हमें क्या लेना है, टी टेस्ट लेना है। फिर उसके बाद कैलकुलेट करो वैल्यू, टी वैल्यू जो हमारा है। फिर पी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे।
और पी वैल्यू हमें बताएगा कि हमारा जो फाइनल आउटपुट है कितना परसेंट सही है। फिर हम लोग लास्ट में कंक्लूजन पे आएंगे कि क्या हमारा रिजल्ट है। अगर पी वैल्यू पे ही हमारा वो चीज़ डिसाइड होगा कि हमारा जो नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट करना है कि नहीं रिजेक्ट करना है। ठीक है कि यहाँ पे जैसे देखो अ टीचर वांट टू चेक वेदर अ मेथड ए और मेथड बी इज इम्प्रूव अ स्कोर मोर। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो एवरेज मार्क्स है मेथड ए का वो 72 है और एवरेज मार्क्स ऑफ मेथड बी से आया है वो 65 है। तो हम लोगों ने टेस्ट परफॉर्म किया। तो जो हमारा टी टेस्ट परफॉर्म करने के बाद जो हमारा पी वैल्यू था वो 0.03 आया है, जो कि लेस देन 0.05 है। तो हम लोग रिजेक्ट कर देंगे हमारे नल हाइपोथेसिस को। अब बोल देंगे कि जो हमारा स्टूडेंट पढ़ा था मेथड ए से वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है देन मेथड ऑफ बी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन एंड रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन विथ एग्जांपल। तो हमारा जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो उसमें कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन मतलब कि हमारे पास जितना भी एक्सपेरिमेंटल यूनिट है, जो फैक्टर है वो समझो सेम है। ठीक है, होमोजीनियस है। तो वहाँ पे हम लोग जो चीज़ परफॉर्म करना चाहते हैं ना, जो जिस जो ट्रीटमेंट हो गया हमारा, उसको हम लोग अच्छे से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लो कि आपके पास 12 प्लांट्स हैं। ठीक है, 12 प्लांट्स हैं, वो सब सब तरीके से सेम है कि उनका जो साइज है वो भी सेम है, जिस गमले में रखे हैं वो भी सेम है, सेम सॉइल में रखे हैं, सेम पानी दे रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, एक होमोजेनियस डेटा ले लिया। अब हम लोग फर्टिलाइजर, हमारे पास 3 फर्टिलाइजर था और प्लांट्स कितने थे, 12। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 का ग्रुपिंग बना देंगे कि 4 प्लांट को एक ग्रुप में रखेंगे, 4 प्लांट को दूसरे ग्रुप में और 4 प्लांट को तीसरे ग्रुप में। और एक ग्रुप में फर्टिलाइजर ए, एक दूसरे ग्रुप में फर्टिलाइजर बी और तीसरे ग्रुप में फर्टिलाइजर सी को दे देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से होता है कि कंप्लीटली रैंडमाइज डिजाइन, कंप्लीटली रैंडमली हम लोगों ने डेटा को स्प्रेड कर दिया। और रैंडमाइज ब्लॉक डायग्राम क्या होता है कि हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल यूनिट है वो होमोजेनियस नहीं है। मतलब कि जो प्लांट के बारे में चेक कर रहे थे, तो ये हो सकता है कि जो कुछ प्लांट है वो खिड़की के पास रखा हो या कुछ प्लांट है वो खिड़की से दूर रखा हुआ। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो प्लांट खिड़की के पास है उसका एक ग्रुप बनाना पड़ेगा और जो खिड़की से दूर है तो उसको एक अलग ग्रुप में रखना पड़ेगा। तो अगर खिड़की के पास हमारे पास 3 प्लांट है, तो और हमको फर्टिलाइजर 3 मेरे पास था, तो क्या करेंगे, खिड़की के पास तीनों जो प्लांट था उनको एक एक फर्टिलाइजर दे देंगे और जो खिड़की के दूर है उनको भी तीनों फर्टिलाइजर अलग अलग करके दे देंगे और हमारा फाइनल आउटपुट देखेंगे। ये होता है हमारा रेंडमाइज ब्लॉक डायग्राम। फिर है डिस्कस, डिफाइन एंड डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। तो इसका जो मेन प्रिंसिपल था वो तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले भी कि रैंडमाइजेशन, रेप्लिकेशन और लोकल कंट्रोल। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है हमारा साइंटिफिक रिसर्च में वो देखो। इट एंश्योर एक्यूरेट एंड रिलायबल रिजल्ट, इट एलिमिनेट द बायसनेस। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने रैंडमाइजेशन परफॉर्म किया था। रिड्यूस द वेरिएशन, फिर इंक्रीज द प्रिसीजन कि हमारा जो प्रिसीजन है, प्रिसाइज वैल्यू कितना आ रहा है वो सही हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया था, रेप्लिकेट किया था। तो ये सारा पॉइंट्स है जिसको हम लोग बता सकते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, राइट शॉर्ट नोट्स, और उसमें दो चीज़ हमें डिस्कस करना है, तगोची मेथडोलॉजी और रिस्पॉन्स सरफेस मेथडोलॉजी। तो तगोची के बारे में भी हम लोग इतना डिस्कस कर चुके हैं कि आप लिख सकते हो। ठीक है, पीछे भी। और रिस्पॉन्स सरफेस मेथडोलॉजी भी है हमारे पास। तो पहला जो हम लोग ऊपर में डिस्कस किए थे उसी को देख करके यहाँ पे बता देना। और फिर क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस लेवल इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग, डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ पी वैल्यू एंड इट्स इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे चैट जीपीटी का है वैल्यू, वहां से पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस लेवल। तो सिग्निफिकेंस लेवल क्या होता है, हम लोग जो टेस्ट परफॉर्म करना चाहते हैं उसका स्टार्ट करने से पहले ही हम लोग ना पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि ठीक है ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं बट हमारा इतना परसेंट का हम एरर झेल सकते हैं उस एरर में, उस एक्सपेरिमेंट के दौरान। कि अगर हमारा 100% जो हमारा एक्सपेरिमेंट है तो बोल देंगे कि हाँ जो भी रिजल्ट आ रहा है ना, अगर उसमें 5% भी गलती हो रहा है फिर भी हम लोग कंसिडर करके चलेंगे। और पी वैल्यू क्या होता है हमारा, वो वैल्यू है जो हमें बताता है कि किस तरह जो हमारा रिजल्ट आया है, कितना बाई परसेंट कितना लक के थ्रू से आया था या कितना सही में काम कर रहा था। तो वो चीज़ पी वैल्यू के बारे में भी हम लोग पहले डिस्कस किए थे।
ये उतना समझ में नहीं आएगा, हिंदी में था थोड़ा सा है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि सिग्निफिकेंस लेवल मतलब कि एक पहले से तय किया हुआ वैल्यू, आमतौर पे आई मीन जनरली ये 0.05 रहता है। इसका मतलब अगर पी वैल्यू 0.05 से छोटा है तो हम रिजल्ट को सिग्निफिकेंट मानेंगे, ठीक है। और पी वैल्यू क्या होता है, ये रिजल्ट मिलने का कितना संभावना है कि अगर नल हाइपोथेसिस सच है, तो नल हाइपोथेसिस अगर सच रहता है तो उसमें हमारा रिजल्ट आने का कितना प्रोबेबिलिटी है, वो हमें ये पी वैल्यू बताता है। इन सिंपल क्या है कि अगर वैल्यू छोटा है, पी वैल्यू का अगर छोटा है, मतलब जो हमारा रिजल्ट है वो आई मीन सिग्निफिकेंट है, ठीक है। सिग्निफिकेंट क्यों है, असामान्य है कि शायद कुछ असली फर्क है कि उसमें जो हमारा फाइनली जो आउटपुट आया है वो अच्छे तरीके से आया था, आई मीन बाय लक नहीं आया था। अगर बड़ा पी वैल्यू है तो वो बाय लक ही आया था, बाय चांस आया था, तो वो चीज़ है। तो बस यही डिफरेंस बताना था, क्योंकि देखो ये जो क्वेश्चन है पी वैल्यू का हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर सेक्शन ए में 11 नंबर पे पी वैल्यू वहाँ से तो डिस्कस किए थे, तो वो वैल्यू लिख देना। और सिग्निफिकेंस लेवल के बारे में स्टार्टिंग से ये वाला जो पॉइंट है वो लिख देना कि पहले से फिक्स किया हुआ वैल्यू कि हम लोग इतना परसेंट का एरर झेल सकते हैं, वो चीज़ यहाँ पे बोला जाता है। अब ये तो कंप्लीट हो गया। देखो फाइनल के बाद एक एक्सपेरिमेंट आई मीन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको अभी तो हम इसमें नहीं करवा सकते। तो बस ये था वन शॉट रिवीजन, सारा सेक्शन हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिए।